हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और हमारा ये जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 13 है, जिसमें अगेन आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। देखो ऑप्शन में है चंडीगढ़, ऑप्शन बी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है दादरा और नगर हवेली। तो जानते रहिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात देखिए आया है, ऑप्शन नंबर देखिए आया है हमारे यहाँ पे बी में आया है। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर आ जाएंगे सेकंड नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो जानते रहिएगा जिन्हें व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वो है, याद रखिएगा, विल्हेम वुंड। और विल्हेम वुंड देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है विल्हेम वुंड, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, विल्हेम वुंड है, आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे थर्ड नंबर। हमारा क्वेश्चन देख रहा है कि मार्श गैस में प्रमुख घटक क्या है। तो मार्श गैस में मुख्यतः कौन सा घटक होता है। तो जानते रहिएगा मार्श गैस में जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। और मीथेन देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो हमारे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मार्श गैस में जो प्रमुख घटक है वो मीथेन होता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बृहस्पति जिसे जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में का चंद्रमा कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में आया है ओ आया है IO। तो IO ये बृहस्पति का ठीक है चंद्रमा है। ऑप्शन बी में है टाइटन, ऑप्शन सी में है यूरोपा, और ऑप्शन यूरोपा होगा, यहाँ पे यूरोप नहीं होगा, और यहाँ पे इसमें एक ही की मात्रा लग जाएगी, और यह है गेनीमेड। तो क्वेश्चन कह रहा था इनमें से कौन सा चंद्रमा नहीं है जो जुपिटर या फिर बृहस्पति का। तो जानते रहिएगा ये है आपका टाइटन जो है ये बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, बल्कि ये किसका है, ये है शनि ग्रह का। ये है शनि ग्रह का चंद्रमा है। ये आपको याद रखना है कि शनि ग्रह का जो ये चंद्रमा है कौन है, टाइटन है। और क्वेश्चन कर रहा था बृहस्पति का कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, शनि ग्रह का ये टाइटन चंद्रमा है। और बृहस्पति के कौन से हैं, IO होगा, यूरोपा होगा और गेनीमेड होगा। ये तीनों किसके चंद्रमा है, बृहस्पति के। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाएंगे फिफ्थ नंबर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। देखो ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन डी में है सी में है कार्बन, और ऑप्शन डी में है लेड। तो जानते रहिएगा मानव शरीर की परमाणु संरचना का जो हिस्सा नहीं है वो है लेड। और लेड देखिए है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जो है ये मानव शरीर के परमाणु की संरचना होते हैं, और जो संरचना नहीं होता वो किससे नहीं होता, लेड से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है, आगम है, ब्राह्मण है, पुराण है या त्रिपिटक है। तो जानते रहिएगा बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो है त्रिपिटक। और त्रिपिटक देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है उसे हम त्रिपिटक कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। इसका मतलब जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। तो कह रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया। तो जानते रहिएगा अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट की बात देखिए है ऑप्शन नंबर है बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। फिर देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो जानते रहिएगा वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और टिम बर्नर्स ली देखिए कहाँ आए हैं, टिम बर्नर्स ली ये देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए में, तो टिम बर्नर्स ली आए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ये सब कुछ नहीं होगा, इसमें हम लिख देंगे अपने से टिम बर्नर्स। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक है कौन है, टिम बर्नर्स ली हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, याद रखिएगा। तो टिम बर्नर्स ली जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर
हो जाएगा। फिर देखिए 9th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जानते रहिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1885 में, और 1885 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो 1885 में किया गया था। फिर देखिए 10th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जानते रहिएगा राखल लीला नाम का जो लोक नृत्य है ये है असम का, और असम देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि राखल लीला नाम का जो लोक नृत्य है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो जानते रहिएगा वह पहला तत्व जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी वो है फास्फोरस, और फास्फोरस देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि वह पहला तत्व जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी वो फास्फोरस है। फिर देखिए आ जाएंगे 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 2019 में आप कह रहे हैं कि किस चीज़ की खोज के लिए दिया गया था, या किसके खोज के लिए, किस टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो जानते रहिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला जो नोबेल पुरस्कार जो कि 1901 में दिया गया था ये खोज के लिए दिया गया था किसकी, डिप्थीरिया की खोज के लिए। और डिप्थीरिया देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तुम्हारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, पहले ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर हो सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला जो है नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था, तो हमारा आंसर होगा 1901 में, याद रखिएगा। और अगर आता है कि नोबेल पुरस्कार 1901 में जो दिया गया था चिकित्सा क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वो किस टीके की खोज के लिए दिया गया था, तो हमारा आंसर होगा डिप्थीरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया है। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु चुंबकीय तरंग की धैर्य सबसे कम होती है। तो निम्नलिखित में से किस विद्युत है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो तरंग धैर्य होती है वो सबसे कम होती है। देखो ऑप्शन ए में है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी में है इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन सी में है एक्स किरणें, ऑप्शन डी में है गामा किरणें। तो जानते रहिएगा जिस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है वो होती है गामा किरणें, और गामा किरण देखिए है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे देखिए है डी में। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग धैर्य जिसकी सबसे कम होती है वो है गामा किरणें, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस देखिए हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो कह रहे हैं कि ये जो नाम लिए गए हैं इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। देखिए ऑप्शन में है अरावली, ऑप्शन बी में है पश्चिम घाट, ऑप्शन सी में है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी में है हिमालय। तो याद रखिएगा वह श्रृंखला जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, और अरावली देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला है। फिर देखिए आ जाएंगे 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। इसका मतलब जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है अब उसे किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल जो स्मारक है इसका प्रयोग एक संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है। संग्रहालय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक का जो रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस समय प्रयोग किया जा रहा है वो एक संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है। फिर देखिए आ जाएंगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिमो एसिड के 4 प्रमुख कौन से हैं। तो याद रखिएगा एनिमो एसिड के जो 4 प्रमुख जो क्या है तत्व हैं वो हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये चारों जो आए हैं देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि एमिनो एसिड के जो 4 प्रमुख तत्व होते हैं वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो जानते रहिएगा भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला जो पहला फुटबॉल खिलाड़ी था
वो था मोहम्मद सलीम, और मोहम्मद सलीम लिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखने कि भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला जो पहला फुटबॉल खिलाड़ी था वो मोहम्मद सलीम थे। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 अप्रैल लिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिक विधि के सम्मान में किया गया। तो जानते रहिएगा परमाणु ऊर्जा संस्थान, मुंबई में जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है इसका पुनः नामकरण किया गया, और ये जिस भारतीय परमाणु भौतिक विधि के सम्मान में किया गया, जो नाम इसका बदल के रखा गया है वो रखा गया है होमी जहांगीर भाभा, और होमी जहांगीर भाभा दिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण जिस भारतीय परमाणु भौतिक विधि के सम्मान में रखा गया है वो है होमी जहांगीर भाभा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट कंचनजंगा क्या है। देखिए ऑप्शन ए में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन बी में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी में है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन डी में है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तो याद रखिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जो माउंट कंचनजंगा है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत की बात देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम क्या है, माउंट कंचनजंगा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा भारत को जो सर्वोच्च कानून माना जाता है वो माना जाता है भारतीय संविधान को, और भारतीय संविधान देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का जो सर्वोच्च कानून जिसे माना जाता है वो है भारतीय संविधान। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के पहले उपग्रह का जो नाम है वो था आर्यभट्ट। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं। तो याद रखिएगा भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन लिखे आए हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी में, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, या ऐसे कहें कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है या किन्हें जाना जाता है या किन्हें माना जाता है, तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आए हुए हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि जो खगोलीय जो दूरी होती है, आकाशगंगा जो भी आकाश में जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम तक की जो दूरी नापी जाती है वो अंतरिक्ष में नापने की दूरी क्या है। तो जानते रहिएगा अंतरिक्ष में जो दूरी खगोलीय जो दूरी नापी जाती है वो नापी जाती है प्रकाश वर्ष से, और प्रकाश वर्ष देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की वह इकाई का जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे 26 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीएसएम का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का जो पूरा नाम है याद रखिए ये है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि जीएसएम का जो पूरा नाम है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आया है लस्साडीव सागर जो है को और किस नाम से जाना जाता है। तो जानते रहिएगा लस्साडीव जो सागर है इसको लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है, और लक्षद्वीप सागर दिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लस्साडीव सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि पीवी सिंधु कौन है। तो जानते रहिएगा पीवी सिंधु जो है ये भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है, और भारतीय बैडमिंटन चैंपियन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आया है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पीवी सिंधु जो है वो हमारे देश की हमारे भारतवर्ष की बैडमिंटन चैंपियन मानी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
फिर क्या आ जाएंगे 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रखी, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो जीव विज्ञान में जो डीएनए का जो पूर्ण रूप है या फिर कहिए इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो जानते रहिएगा जीव विज्ञान में जो डीएनए का जो पूर्ण रूप है वो है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात देखिए है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी में आया है। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है जीव विज्ञान में डीएनए का जो पूर्ण रूप या कहिए फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है। फिर देखिए आ जाएंगे 30 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अज्ञात भारती की आत्मकथा, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो जानते रहिएगा एक अज्ञात भारती की जो आत्मकथा नामक जो पुस्तक लिखा गया है ये लिखा गया है नीरज चंद्र चौधरी द्वारा। और नीरज चंद्र चौधरी दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो हम सॉरी यहाँ पे बी ठीक है, यहाँ बी इसको कर देंगे और इसको कर देंगे सी कर देंगे। तो ये नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको याद रखना है एक अज्ञात भारती की आत्मकथा जो है ये लिखी गई है किसके द्वारा, नीरज चंद्र चौधरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जानते रहिएगा शोर जो मंदिर है ये है महाबलीपुरम में। और महाबलीपुरम देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि जो शोर मंदिर जो है ये स्थित है महाबलीपुरम में। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। तो जानते रहिएगा भारत में आर्थिक उदारीकरण जो शुरू किया गया था ये किया गया था 1991 में। और 1991 देखिए 1991 देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर डी में आया है। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है। फिर देखिए आ जाएंगे 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो जानते रहिएगा कन्फ्यूशियस जो था ये एक चीनी दार्शनिक था। और चीनी दार्शनिक की बात किया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि कन्फ्यूशियस जो था यह एक चीनी दार्शनिक था। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटेन की जगह किसने ली थी। तो जानते रहिएगा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटेन की जिन्होंने जगह ली थी वो थे सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी देखिए हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंट की बेटन की जगह जिन्होंने ली थी वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आए हुए हैं। फिर क्या आ जाएंगे 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है। इसका मतलब जैसे हम IPL कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह से शॉर्ट फॉर्म जो IPTL जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो याद रखिएगा जो IPTL का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। और इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि IPTL का जो पूरा नाम है वो इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आया हुआ है। फिर देखिए आ जाएंगे 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो जानते रहिएगा भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी जो छोर है वो आपका है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में। तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो है कन्याकुमारी। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 37 नंबर भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है। स्टैंड अप जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा भारत की स्टैंड अप योजना का जो मंशा है मुख्य जो उद्देश्य है वो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की स्टैंड अप योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है। तो जानते रहिए अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले जो स्थित है ये है पोंडुचेरी में। और पोंडुचेरी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले जो है ये पोंडुचेरी में स्थित है।
फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले जो पहले अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वो थे बराक ओबामा। और बराक ओबामा देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 14 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सलीम नोइंदून अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जानते हैं डॉक्टर जो सलीम हैं ये जो है प्रसिद्ध हैं, यह एक हैं पक्षी विज्ञानी। और पक्षी विज्ञानी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप कह रहे थे जो डॉक्टर सलीम जो है मोइनुद्दीन अली अब्दुल जो हैं ये पक्षी विज्ञानी थे और पक्षी विज्ञानी के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 31 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो जानते रहिएगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम फूलों की घाटी कहते हैं ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं ये उत्तराखंड में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे 42 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल रिक्त है, अगर दोनों का ही पोस्ट क्या है रिक्त है, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? आई रिपीट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो याद रखिएगा अगर भारतीय हमारे संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों लोगों का ही क्या है पद खाली है, तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो काम करेंगे वो करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही क्या है पद खाली है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति की जगह जो काम करेंगे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 33 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो आता है ये पानी से आता है। पानी दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो होता है ये पानी से आता है। फिर देखिए आ जाएंगे 44 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो याद रखिएगा प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी भागीरथी नदी के तट पर। और भागीरथी दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भागीरथी नदी के किनारे लड़ी गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे 45 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हम सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। और हॉकी की बात देखिए है फील्ड हॉकी दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है हॉकी है। और हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है कर्नल ध्यानचंद जी को, उनको बोला जाता है हॉकी के जादूगर बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 46 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा आधुनिक जो आज हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं इसका जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था यूरोप में। और यूरोप की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है आधुनिक पेंसिल का जो आविष्कार हुआ था यूरोप में हुआ था। फिर देखिए आ जाएंगे 47 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जल्लीकट्टू क्या है? तो जानते रहिएगा जल्लीकट्टू जो है ये सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो सांड को वश में करने का नियंत्रित लोकप्रिय खेल की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टी जो है ये सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 48 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं जिन्हें कहा जाता है। इसका मतलब जो पृथ्वी की पपड़ी जो है जो सबसे पुरानी चट्टानें जो होती हैं, पृथ्वी की पपड़ी जो होती हैं जो सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं वो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो वो सब बाहर आ जाती हैं और बाहर आने के बाद जब ठंडी हो जाती हैं तो वो एक ठोस चट्टान का रूप लेती हैं। तो कह रहे हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जानते रहिएगा उसको हम जानते हैं अग्नेय के नाम से। और अग्नेय दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का जो रूप ले लेती हैं उसे हम अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं।
और देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मैकिन्टोन्स कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जानते रहिएगा मैकिन्टोन्स कंप्यूटर का जो डिजाइन जो तैयार किया था ये किया था एप्पल ने, और एप्पल देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि मैकिन्टोन्स कंप्यूटर का डिजाइन जो तैयार किया गया था ये एप्पल के द्वारा किया गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जानते रहिएगा दुनिया की जो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं दूसरे नंबर की चोटी है, या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो है K2, और K2 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? K2 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे यहाँ पे आया हुआ है। तो टोटल आज हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, तो मे भी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर होनी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कृपया कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो इससे क्या होगा कि वीडियो थोड़ा सा और लोगों तक पहुँचेगी और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए थोड़ा और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और भी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लाने की। तो चलिए आज इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।